दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से एक रस भरी कहानी में आज की कहानी बहुत ही खतरनाक है, जो कहानी सुनते ही शरीर का हर पार्ट खड़ा होने लगेगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक ज़रूर सुनिए। मैंने अपनी अलमारी से वह गुलाबी वाली खुशबू की शीशी निकाली जो कभी कभार मेरे पति इस्तेमाल करते थे। मेरे पति का नाम अरुण था। मेरे पति जब यह खुशबू लगाते थे, रात में मेरी रूह कांप जाती थी। उनका स्पर्श इतना कोमल था कि मैं सारी रात उनके सपनों में खो जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं किचन में चली गई। मैंने इलायची वाला चाय बनाया और उसमें एक ख़ास चीज़ मिला दी ताकि अरुण को थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा मिल सके। ऐसा करते करते रात के 11 बजे बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से चाय का कप उठाया और अरुण के बेडरूम में चली गई। लेकिन सच है, अरुण तो दूर शहर में ड्यूटी पर थे। तो मैंने सोचा कि अब तो अंकित ही है जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अंकित बड़े बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आई, अंकित उठकर खड़े हो गए और मुझे घूरने लगे। जब वह कुछ नहीं बोले तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ आज? अंकित ने हकलाते हुए कहा, आज तो मन कर रहा है कि आपको अब भी अपनी बाहों में ले लूं। मैंने हंसते हुए उसे चाय का कप थमा दिया और कहा, मुझे बाहों में लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। अंकित ने झट से कप लिया और घूंट घूंट में चाय ख़त्म कर दिया। चाय पीते ही कुछ ही मिनट बाद उसने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धीरे से खींच लिया। उसके बाद अपनी वो नज़रें मेरी आंखों पर जमा दी। बाप रे, क्या क्या बताएं दोस्तों। अंकित ने कैसे कैसे मेरी सारी भावनाओं को हिला दिया। अगर आपको भी पूरी डिटेल जाननी है तो पहले कहानी को लाइक करें। प्लीज़ लाइक कर दो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी। तो चलिए आपको जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम शालिनी है। मेरी उम्र 30 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवान लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर खींच लूँ, दिल तो हमेशा 20 का ही रहता है। जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ आकर्षक लगता है। मेरी चमकती त्वचा पर जब रोशनी पड़ती है तो लगता है मानो मैं कोई परी हूँ। अब बात करते हैं मेरे 26 साल के देवर की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे अंदर ज्वाला जगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह चाहत साफ झलकती है, जैसे वह किसी मीठे सपने को जी रहा हो। कभी वो मुझसे कहता है, भाभी आज आप तो दिल चुराने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति कभी कभी काम से जल्दी आकर मुझे चुपके से गले लगा लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति सरकारी जॉब करते हैं। मेरी 4 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी काया भी अब और आकर्षक हो गई है। पति को अपना कर्तव्य समझकर रोज़ उनकी देखभाल करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत प्यार से संभालते थे। अच्छा से मेरा मतलब है, हर अंग को छू छू कर प्यार करते थे। वैसे आमतौर पर उनका तरीका ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सफाई रखती थी और कभी कभार महक भी लगा लिया करती थी। दोस्तों, आपको मेरे से बात करना है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उससे मैं अपना नंबर भेज दूँगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं था। शाम को मेरे पति अरुण घर लौट रहे थे। उनकी ऑफिस के किसी सहयोगी की बैठक थी, इसीलिए सब ने उन्हें बहुत व्यस्त रखा था और वह कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया। इस हादसे में उनकी पीठ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 7 से 8 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। अरुण का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिख रही थी, तो मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी ननद और मेरा देवर उन्हें देखभाल के लिए आए थे। मेरे ससुर जी और सास तो वापस चले गए, लेकिन अरुण ने देवर जी को यहाँ रुकने को कहा क्योंकि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाना और बाहर के काम करने पड़ते थे। मैं मान गई और बहुत खुश हो गई। देवर जी मेरे कद तक ही आते थे, बॉडी भी मजबूत थी और रंग भी साफ था। वह ज़्यादा शरारती किस्म का लड़का नहीं लग रहा था
और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज वह मुझसे थोड़ा थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि वह शादी के बाद पहली बार मेरे साथ इतने पास था। रात को जब मैं अरुण को दवा दे रही थी तब मेरा देवर भी हमारे पास बैठा था और फिर अपने कमरे में जाकर समय पर सो गया था। अरुण के चेहरे पर थोड़ी राहत की लकीर थी, लेकिन वह अभी भी दर्द में था। तभी मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल आईं। मैंने अरुण के पास बैठकर कहा, वह भी क्या दिन थे जब आप रोज़ मुझे छूते और अपनी गर्माहट से भर देते थे। अरुण यह सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी रोमांचित लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताऊं तो इसने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ शालिनी, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी हैं ठीक होने में और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बीतेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम चाय ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद अरुण सो गया क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। इसीलिए मैं खड़ी होकर देवर जी को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं, लेकिन वह अभी तक भी जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अंकित, 12 बजे बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए, लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फ़ोन देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, भाभी आप भी तो नहीं सोई? मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अंकित ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही अंकित ने अपनी नज़रें नीचे कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की पसंद की है या नहीं? अंकित कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी संकोच था। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी भाभी से इतना मत शर्माओ। वह धीरे से बोला, भाभी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मज़ा आता है। अंकित ने कहा, हाँ भाभी, एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने उसकी जुदाई तो कर दी होगी ना? अंकित बोला, नहीं भाभी, सच बताऊं तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना प्यार देकर जवान कर दूंगी। मैं बातें करते करते अंकित के कमरे में ही गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो अंकित बेड पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही अंकित ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वह बोला, भाभी आप सच में बहुत आकर्षक हो। वह हम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तब तुम सुबह सुबह आकर्षण का मज़ा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्मा रहे थे। वो मुस्कुरा के पूछने लगा, भाभी आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बुरा मानूंगी, पूछो। क्या पूछना है उसने? मुझसे कहने लगा, भाभी सच सच बताना, आप जो 3-3 किलो की ये थैलियाँ लिए घूमती हो, आपको भारी नहीं लगता क्या? उसकी अब बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। इसके बाद अंकित मुझसे काफ़ी खुल गया था और अब वह मुझसे ज़्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। अंकित को आए हुए 18 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफ़ी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने भैया को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी आराम देता।
लेकिन मेरी चाहत दिनों दिन बढ़ रही थी और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अंकित ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे मोहल्ले में भी 2 लड़के रहते थे जो स्कूल जाते थे। वे भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो वे मुझे ही देखते, और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को सहारा ले लूं ताकि कुछ दिन काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं इस घर की इज्जत हूँ और कल को पता नहीं यह मुझे या मेरे पति को बदनाम कर दें, इसीलिए मैंने उन्हें अनदेखा किया। लेकिन अंकित तो घर का ही है, इसीलिए मैंने तय कर लिया कि वही मेरी मदद करेगा। आज मैंने पक्का फैसला कर लिया कि आज अंकित से काम ले ही लूँगी और अपने सूखे दिल को अंकित से ही भरवा लूँगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही अंकित नहाकर ताज़ा होकर किचन में आया, मैंने सब्ज़ी काटने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही साड़ी का पल्लू नीचे करके काम कर रही थी। मेरी बेटी अब भी दादी के घर गई हुई थी क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का काम खुद करना पड़ता था और घर में मेरे पति और अंकित के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही अंकित अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम हैरान हो गया और कहने लगा, सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे अंकित, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। अंकित बोला, भाभी ऐसे में अंदर कैसे आऊँ? मैं कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अंकित का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी भाभी थी, इसीलिए वह थोड़ा हिचक रहा था। फिर अब मैंने उसे कहा। धीरे धीरे अंकित किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वह बोला, माँ कसम भाभी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही अद्भुत है भाभी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी अंकित बोला, भाभी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ़, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे सहलाओ। थोड़ी देर बाद जब आंगरा के हाथ नरम होने लगे तो मैंने सोचा कि अब मेरा आगे झुककर सही से काम करने का समय है। मैं आगे झुकी और अंकित ने पीछे से मेरी मदद करने लगा। लेकिन कुछ देर में ही अंकित का मन शांत हो गया, तो देखा कि अंकित का काम तो पहले ही पूरा है। उसे देखकर अब मेरा मन बहुत उदास हुआ, लेकिन फिर भी मेरी हंसी निकल ही पड़ी। मैंने नाराज़गी से अंकित को हल्का धक्का मारते हुए कहा, यह क्या किया बेवकूफ़, तुमने तो शुरू होने से पहले ही पूरा कर दिया। इसके बाद जैसे ही अंकित का उत्साह ठंडा हुआ, उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी भाभी, सॉरी, वो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया। मैं अभी जाकर साफ करके आता हूँ। उसे चला गया। मैंने भी उसे ज़्यादा नहीं रोका क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। इस चक्कर में आज खाना भी लेट हो गया था, इसीलिए मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और अरुण को कमरे में देने के लिए चली गई। वह अभी बैठे बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अरुण बिल्कुल सीधे साधे और नरम दिल वाले आदमी हैं। वह मेरी बहुत चिंता करते हैं। जब मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो पूरा पसीने से तर हुई थी। मुझे देखकर वह बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों करती हो? शालिनी, धीरे धीरे काम कर लिया करो ना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। तब मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, और तब तो मैं तुम्हें रुकने के लिए भी कहती हूँ, लेकिन तुम तो हाँ कहकर तेज़ी बढ़ा देते हो। मेरे मुंह से ऐसा सुनकर मेरे पति मुस्कुराने लगे। तुम भी ना शालिनी, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद अरुण ने खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई लेने के बाद उन्हें नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं नहा धोकर ताज़ा हो गई। इसके बाद मैं अंकित के कमरे में उसे देखने के लिए गई तो वह भी सो चुका था। फिर मैं भी आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं अंकित को चाय देने गई तो वह बैठा फ़ोन चला रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं भी उसे देखकर हंसने लगी और मैंने उससे पूछ लिया, क्या बात है अंकित, आज तो तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। तो वो बोला, भाभी वो मैंने पहली बार ऐसा एहसास लिया था, प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे से काम नहीं बन पाया। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, मैं कब बुरा मानने लगी, वैसे सच बताऊँ तो मुझे भी अच्छा लगा।
इसके बाद मैं अंकित को चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हम दोनों बातें करने लगे। आज अंकित के मुंह से मेरे लिए तो तारीफें ही बरस रही थीं। वह बस मेरी प्रशंसा ही करता जा रहा था। भाभी, आप बहुत खास हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि जिंदगी भर आपके साथ ही रहूं। इन 18 दिनों में मुझे स्वर्ग जैसा लग रहा है, और ऊपर से आपकी सुंदरता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ तारीफें ही निकल रही हैं। लगता है अंकित मेरा हाथ पकड़कर बोला, आप सही कह रही हैं भाभी। अब आपको भी मेरे काम में मेरी मदद करनी होगी। अब तो आपको मेरी बात माननी ही होगी। प्लीज़ भाभी, मना मत करना। बस एक बार के लिए मेरी हमसफ़र बन जाओ। इसके बाद आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। जब अंकित सब कह रहा था तो उसका चेहरा लाल हो गया था और मेरी हंसी फूट पड़ी थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे पगले, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? वैसे भी अब तुम्हारे भैया तो वैसा भी मेरे काम में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, और तुम इतना शर्माओ मत। अगर इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? चलेगा। इतना कहने के बाद मैं बोली, आगे से अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। बस तुम मेरा ख्याल अच्छे से रखना। दोस्तों, कैसी लगी आपको रसभरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इससे भी और ज़बरदस्त कहानियाँ आपके साथ शेयर कर सकूं। और प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलना। आप सब जानो। धन्यवाद। वेट करें इसके आगे वाले पार्ट।